जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका एनसीईआरटी की सीरीज में आप अपने चैनल पर। अगर आपने इसको क्लिक किया है इसका मतलब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम जियोग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी करा रहे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। यूपीएससी के पीवाईक्यू और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू भी चल रहे हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। हिस्ट्री में हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमें सिक्स्थ चैप्टर कंप्लीट करना है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट है, आप जाकर लाभ उठा सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने आज के चैप्टर पर। चैप्टर 6, नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यानी एक यात्री है, यानी कोई बाहर के देश का व्यक्ति है, वह मध्ययुगीन नगर में आता है तो वह क्या सोचकर आता होगा कि इस नगर में क्या क्या चीजें होंगी। क्या यह सोचकर आता होगा कि यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे मकान बने होंगे? क्या वह सोचकर आता होगा कि यहाँ बहुत ही अच्छे बिल्डिंग्स, मंदिर और वाणिज्यिक शहर होंगे? क्या सोचकर आता होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। यानी अगर मैं आपसे कहूं आप कोलकाता जा रहे हो तो आपको क्या समझ में आएगा, हम कैसी वहाँ का स्ट्रक्चर, कैसी बिल्डिंग्स देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जबलपुर जा रहे हो तो आपके दिमाग में कैसा एक क्रिएशन होगा। तो जब वह नगर किस प्रकार का था ये पता करना जरूरी है। क्या वह एक मंदिर नगर था? यानी कि वह नगर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर नगर का मतलब क्या है कि क्या वह नगर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम आज की भाषा में कहें, अयोध्या की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में क्यों फेमस है अयोध्या इस समय अगर मैं बात करूं। वैसे तो रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, वह सब ठीक है, लेकिन इस समय अगर मैं पूछूं वर्ल्ड में अयोध्या क्यों फेमस है तो राम मंदिर के लिए बहुत फेमस है। तो उसको क्या बोल देंगे, एक मंदिर नगर बोल देंगे या एक प्रशासनिक केंद्र। अगर मैं आपसे कहूँ दिल्ली, तो आप दिल्ली इसलिए कहोगे क्योंकि वह राजधानी है। दिल्ली में विदेशी लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, अगर तो क्यों आते हैं? क्योंकि वह प्रशासनिक केंद्र है। वहाँ बड़े बड़े कूटनीतिक व्यक्ति आते हैं, बड़े बड़े देशों के जो व्यापारी हैं वह आते हैं, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य देशों के मंत्रीगण आते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रशासनिक केंद्र है। एक वाणिज्यिक शहर, अगर मैं आपसे कहूं कि मुंबई और सूरत में लोग क्यों इतने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वह एक वाणिज्यिक शहर है। कोलकाता एक वाणिज्यिक शहर है, ठीक है। एक पत्तन नगर, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये सब एक पत्तन नगर भी है। सूरत आपका हो गया, ये सब एक पत्तन नगर भी है, ठीक है। विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है। ये सब एक पत्तन नगर है अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर। यानी उस शहर में क्या चीज़ मुख्य है, क्या चीज़ फेमस है, इसलिए उसको उस नाम से पुकारा जाता है। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। जैसे मैंने अभी बताया, मुंबई एक पत्तन नगर भी है, वाणिज्यिक शहर भी है। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प के उत्पादन के केंद्र भी थे। आज बहुत महत्वपूर्ण है प्लेस जो हम बताते हैं पीवाईक्यू में, आप देखे होंगे पीवाईक्यू, उसमें मैं PPLT बताता हूँ, पर्सन, प्लेस, लिटरेचर और टेम्पल। तो आज प्लेस पे बहुत कुछ आपको मटेरियल मिलने वाला है जो सीधे यूपीएससी में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। चलिए, एक मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार, शिल्पकारी, उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्रों पर हम बात कर लेते हैं। आपके जो बुक है उसमें साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप अपने बुक में देख सकते हैं। एक मसूलीपट्टनम था जो बहुत महत्वपूर्ण समय था, जो आज भी महत्वपूर्ण है। सूरत जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है वाणिज्यिक दृष्टि से। हम्पी, हम्पी भी बहुत महत्वपूर्ण था, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको सुने सुने नगर सब मिलेंगे, जैसे मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, आपने इतिहास में पढ़ा है। अहमदाबाद इतिहास में पढ़ा है और आज भी महत्वपूर्ण है। वृंदावन आज भी महत्वपूर्ण है। अजमेर आज भी महत्वपूर्ण है। बम्बई जो कि मुंबई हो गया है। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार, ये चारों अलग अलग शासकों के अंडर में क्षेत्र थे। कौन कौन से? बरार,
बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, इसके बाद आप मद्रास, महाबलीपुरम, उरैयूर, तंजावुर, मदुरई, ये तीनों पे तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, स्वामीमलाई, कमलापुरम, इन सब में कई ऐसे शहर हैं जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस आज पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन सीधे आता है। अभी हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन आ चुका है। प्रशासनिक केंद्र पहले देख लेते हैं। तो अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ के आइए, बहुत मजेदार वो चैप्टर था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि 1000 वर्ष पहले की यात्रा पर चले। यानी तंजावुर किसकी राजधानी थी? चोल वंश की राजधानी थी। ठीक है, चोल आए, उसके बाद फिर पल्लव आए, फिर इंपीरियल चोल आए। यानी चोल कई वर्षों तक उस क्षेत्र पर राज किए थे। हमने बताया था आपसे, यहाँ पर चोल थे, यहाँ पर चेर थे और यहाँ पर पांड्य थे। तो ये पांड्य थे, ये चोल थे और ये चेर थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों शासक वंश थे। तो चोल वंश में चलते हैं। तो चोल वंश में क्या था? वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। सीधे स्टेटमेंट आएगा कि तंजावुर शहर किस नदी के किनारे है। अब ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आता है नदी के किनारे शहर पूछे जा रहे हैं। तो तंजावुर किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी। दूसरा उसने ये भी बता दिया वर्ष में 12 महीने बहने वाली। अब ये स्टेटमेंट अगर देता तो आप कहते जो नीचे की नदियां हैं दक्षिण भारत, वहाँ तो मानसूनी नदियां हैं, वहाँ तो कुछ महीनों में ही पानी लाती हैं। हिमालयन नदियां जो हैं वो बारहमासी हैं, हमने तो यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि वह साफ साफ लिख रहा है कि तंजावुर किसके पास में है? कावेरी नदी, जो कि वर्ष में 12 महीने बहने वाली है। समझ में आ गया आपको? चोल वंश से इसी वर्ष क्वेश्चन 2025 प्रीलिम्स में पूछा गया था। चोल वंश से ही क्वेश्चन आपको याद होगा। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है कि कावेरी नदी के किनारे बसा तंजावुर, जहां राजराजेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण राजा राज चोल ने कराया था। क्या समझ में आया? राजेंद्र प्रथम पे क्वेश्चन पूछा गया, चोल वंश पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुत चन्न की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन आएगा, यह व्यक्ति कौन है? क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यूपीएससी में? पूछे जाते हैं ना। तो कुंजर मल्लन राजराज पेरुत चन्न कौन था? तो वास्तुकार था। ये क्वेश्चन आ गया तो मैं यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि देखो, मैंने तो इस वीडियो में यहाँ पर कहा था कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग नहीं माने। तो ऐसे ही बिटवीन द क्वेश्चन ऐसे लाइंस कॉपी पेस्ट हो जाती हैं सीधे सीधे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, और हम ढंग से नहीं पढ़ते। हम कैसे पढ़ते हैं बताएं? हम ऐसे पढ़ते हैं, वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजा चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुत चंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार। आप ऐसे पढ़ते हुए चले जाते हैं, आप रुकते नहीं है, क्योंकि रुकते नहीं है तो दिमाग में बैठता नहीं है। आप 2 मिनट रुकिए, उसे पढ़िए, उसे सोचिए, उसे दिमाग में बिठाइए, फिर आगे बढ़िए। समझ में आया आपको? यहाँ पढ़ने का यही फायदा है कि आपको दूध की मलाई उतार के आपको बता दी जाएगी कि देखो ये मलाई है, इसको सही से रख लो, इससे घी बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका नाम पता कैसे चला? क्योंकि उसने अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। और ये मंदिर किसका है? विष्णु जी का नहीं, एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, यानी ये शिव जी का मंदिर है। आपको एक ही पैराग्राफ से मैंने इतने फैक्ट, इतने स्टेटमेंट बना के बता दिए कि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है।
और बता दीजिए आप, ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा मंदिर किस देवता का है या किस संप्रदाय से है, अजंता की गुफाएं किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं, ये नहीं पूछा गया। पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए इतना इस विस्तार से एनसीईआरटी पढ़ाने वाला चाहिए। चलिए, इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जिनमें कई मंडप बने हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं, सिंपल सी बात है। यहीं से वे अपने अधिष्ठों के लिए सैन्य सेवर भी बने हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये तो सबको पता होता है। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं, तालाबों से होती है। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़िए, क्योंकि ये दिमाग में बैठ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ कुआं तालाब थे, आभूषण, कपड़ा, अनाज सब बिकते थे। फैक्ट स्टेटमेंट तो यहाँ से भी बना सकता है वो, कि तंजावुर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और सिंपल दे देगा कि यहाँ के बाजार में अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री होती थी। आपका तुरंत माथा टनकेगा कि अगर ऐसा होता होता तो ये स्टेटमेंट क्यों बनाता, यानी वहाँ आभूषण नहीं बिकते होंगे, और आप इसमें फंस जाएंगे। तो कई बार स्टेटमेंट इजी भी दे देता है, ठीक है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर, एक और नगर मिल गया तंजावुर के अलावा, उरैयूर। उरैयूर के क्या प्रसिद्ध है? उरैयूर के सालीय बनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। कौन? उरैयूर के लोग। यानी अगर मैं कहूँ ये इतना हाईलाइट ना करके क्या हाईलाइट करो आप, तो उरैयूर को हाईलाइट करो और बढ़िया सूती वस्त्र हाईलाइट कर लो, और मोटा सूती वस्त्र भी हाईलाइट कर लो। यानी उरैयूर क्यों प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। आप बताओ कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। उरैयूर क्यों प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो स्वामी मलाई क्यों प्रसिद्ध है, आप बताओ। एक तरफ वो लिखेगा उरैयूर, स्वामी मलाई और मदुरई मान लो, या दूसरा कोई दे देगा अरकमेडू, अरकमेडू ले लेगा। अब आपको अरकमेडू क्या है, क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरी तरफ लिखेगा सूती वस्त्र, सुंदर धातु, और यहाँ लिखेगा रेशमी वस्त्र, और नीचे लिखेगा निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाते हुए चलो, एक क्वेश्चन आपने बना लिया तो दोबारा अगर एग्जाम में आ गया तो आपका तुरंत माइंड कहेगा ये क्वेश्चन आपने बनाया है, ये आया था जब आप पढ़ रहे थे, ठीक है। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, अब व्यापारिक हो गए। अब हम क्या बात करेंगे? मंदिर नगर की। तंजावुर एक मंदिर नगर भी उदाहरण है। तंजावुर एक मंदिर नगर भी है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नहीं मानते हो? अयोध्या में देख लो, मंदिर के आसपास कितने लोगों को रोजगार मिल गया। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना होटल खोलकर, रिक्शा चलाकर, या मिठाई की दुकान खोलकर, या छोटी मोटी दुकानें खोलकर कितने लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। कुछ लोगों का तो महीने का लाखों का व्यवसाय हो गया। तो अर्थव्यवस्था के लिए मंदिर है कि नहीं है? समाज, मंदिर अक्सर समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ से लोग वहाँ आ रहे हैं? क्या कोई पूछ रहा है आप कौन हो, कहाँ से आए हो? समाज सब एक हो रहा है, सब एक साथ जय श्री राम करके कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सब वहाँ आराम से रह रहे हैं। तो समाज भी एकत्र हो रहा है, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। तो मंदिर का ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। तो क्यों मंदिर बनाते थे? शासक मंदिर क्यों बनाते थे, इनके क्या कारण थे? नंबर एक, दूसरों राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद
वह खुशी में मंदिर बनाते थे। दूसरा स्टेटमेंट होगा वह जनता को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए मंदिर बनाते थे। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। खुद को दयालु दिखाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों, पुरोहित, पंडितों को भोजन कराया जाता था। पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। और कुछ इसमें इतना याद रखने वाला नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? मिश्र धातु। किससे किससे बनता है? तांबा और टिन से बनता है। ठीक है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। घंटा धातु। घंटा धातु क्या है? तो घंटा धातु आ जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा घंटा धातु ये कौन सी धातु है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक। तो घंटा धातु क्या है? रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है घंटा धातु में। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां हम अध्याय 2 में भी देखे थे, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। अब जब आप उसे गर्म करोगे तो अंदर जो मोम है वो पिघल कर बाहर निकल जाएगा। अंदर एक खोखली चीज मिल जाएगी। अब उस खोखली चीज में हम क्या करेंगे? ऊपर से धातु भर देंगे। अब वो खोखली चीज में धातु उसी आकृति की बन जाएगी जिस आकृति की मूर्ति थी। और जब मूर्ति बन जाएगी तो चिकनी मिट्टी ऊपर से हम हटा देंगे और हमें चमचमाती हुई एक बढ़िया सी मूर्ति मिल जाएगी। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, क्योंकि पूरा इंटरेस्टिंग कहानी है ना, कि कैसे उस समय के लोग इतना दिमाग लगाकर बना रहे थे चीजें। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। यानी मंदिर के धन को व्यापार में लगाकर उसको और ज्यादा बढ़ाते थे कि मंदिर का अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये से 150 हो जाए, 200 हो जाए। रखते नहीं थे। आज भी आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, पैसों का घुमाना यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसे अपने घर में रख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जा रहे हैं। घर में पैसे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उनसे क्रिएशन नहीं हो पाता है मनी का। आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में। शनै शनै समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। तो सिंपल सी बात है, मंदिर के आसपास बसेंगे ही लोग। जैसे फैक्ट्री कोई लग जाए तो उसके आसपास फैक्ट्री में काम करने वाले लोग बसते हैं। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे कौन कौन से? मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन बन गया, भीलसा या विदिशा कहते हैं। गुजरात में सोमनाथ देख लो। अन्य भी कुछ उदाहरण है, जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम हो गया, मदुरई हो गया। मदुरई किस वंश की राजधानी थी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी हो गए। तिरुपति बालाजी नहीं है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति हो गए। ये ऊपर जो देखे थे वो किसकी थी? कांस्य मूर्ति, जिसमें कृष्ण नागराक्षस कालिया को काबू करते दिखाए गए हैं। आपने कहानी सुनी भी होगी और देखी भी होगी। अब चलते हैं कुछ और नगरों की बात करते हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। आप वृंदावन देख लो, तिरुवन्नमलाई देख लो। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। किसकी राजधानी था? चौहान राजाओं की। चौहान राजा किस समय थे? 12वीं शताब्दी में थे। इनके बारे में हम बात कर भी आए हैं पिछले चैप्टर में। आगे चलकर मुगलों ने शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। मुगलों ने क्या किया? इसे अजमेर को सूबा यानी मुख्यालय बना दिया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। ठीक है। उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल में ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। पुष्कर आपने सुना होगा नाम ब्रह्मा जी का। अब चलते हैं छोटे नगरों का संजाल। कुछ छोटे नगर हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है।
8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा। जैसे संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका यानी इसे मंडी कहा जाता है, जहाँ जो सब्जी मंडी होती है जहाँ सब्जी बिकती है, गुड़ मंडी होती है जहाँ गुड़ बिकती है, दाल मंडी में दाल बिकती है, फल मंडी में फल बिकता है। आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हाट यानी बाजार कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थानीय रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम कर विक्रय करते। आज भी आपके घर के बाहर कोई आ जाएगा चिल्लाते हुए, बैग बनवा लो, चेन बनवा लो, या कोई आएगा टी शर्ट खरीद लो, 100 रुपये में 2 टी शर्ट। बाकी अब नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ 300 में 2 टी शर्ट, 500 में 3 चादरें। तो ऐसे घूम घूम कर लोग तब भी करते थे, आज भी करते हैं काम। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो ऐसे कई व्यापारी जो बाहर से आते हैं, आज भी, पहले भी आते थे। ये एक शहर का नक्शा देख रहे हो, ये नगर का एक बाजार है। ठीक है, इधर दुकानें हैं, इधर दुकानें हैं, लोग इधर उधर घूम के देख रहे हैं। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। कोई सामंत होता तो जो पावरफुल होता था, पैसे वाला होता था, शक्ति संपन्न होता था, वो किलेबंदी कर अपना महल बना लेता था। ऐसे आज भी, आज क्या है, रुपए खरीद कर कि बढ़िया बाजार वाली या कोई महंगी जगह है, वहाँ एक प्लॉट पड़ा है, किसी ने बड़े आदमी ने खरीद लिया, बढ़िया महल बना लिया वहाँ। आज भी ऐसा होता है, पहले भी होता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। अब सामंत वहाँ किलेबंदी कर महल बना लिया, अब उसने उस एरिया को अपना समझ लिया कि अब भाई जो व्यापारी आएंगे, जो शिल्पकार आएंगे, व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाऊंगा। कभी कभी इन कर संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को भी प्रदान कर देते थे, क्योंकि आपको ये भी होता है ना कई बार कि लगता है जो विरोध कर सकता है उसको भी अपने में मिला लो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ धार्मिक काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5,000 रुपये कहीं से लूट लिया, ठीक है, या कहीं से नंबर 2 का पैदा कर लिया, तो उसमें से हम 500 रुपये बढ़िया सा भंडारा करा देंगे, या कन्या विवाह करा देंगे, या कुछ भी अच्छा काम कर देंगे। आप मूवीज में बहुत से जगह देखे होंगे। तो ऐसे भी कई बार होता है, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनादि व्यापारियों द्वारा कराया गया था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया जो आज भी पाए जाते हैं। यहाँ देखो, एक व्यक्ति लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ दिख रहा है। बाजारों पर कर यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल आदि पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशुचारे पर कर लगाए जाते थे। कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ कर नगद के रूप में वसूले जाते थे। तो नगद भी वसूले जाते थे, और कुछ में जैसे गुड़ बेच रहे हो तो ठीक है, टैक्स में रुपए ना दो, 1 किलो गुड़ ही दे दो। सिंपल सी बात है। आज भी बाजारों पे कई कर लगते होंगे। बड़े और छोटे व्यापारी, अब बड़े और छोटे व्यापारी देख लें, क्योंकि छोटे और बड़े नगर तो देख कर आ गए। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बंजारे कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी प्रीलिम्स। किस वर्ष पूछा गया आप बताइए, मैंने पीवाईक्यू की सीरीज में कराया है। अध्याय 7 में इसको और विस्तार से देखेंगे। बंजारे कौन लोग होते थे, तो व्यापारी होते थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। तो गिल्ड क्या है? मध्यकालीन इतिहास में
चर्चा में रहा शब्द गिल्ड क्या था? सोने के सिक्के, बंदरगाह, व्यापार संघ या एक प्रकार की वस्तु? तो व्यापार संघ था। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम इतने विस्तार से इतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं एनसीईआरटी कि वहाँ से क्वेश्चन सही हो जाए। आपको मज़ा तो आ रहा होगा, कुछ तो बेहतर हो रहा है। बंजारे पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, यही पूछा गया था बंजारे लोग क्या होते थे? व्यापारी होते थे, सिंपल। आप बताइए इसको, मैंने पढ़ाया पीवाईक्यू में, वहाँ भी आप पढ़ेंगे, दोनों एक साथ पढ़िए, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ से मैं वहाँ लिंक करता हूँ, वहाँ से यहाँ लिंक करता हूँ। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। तो मणिग्रामम और नाना देशी क्या थे? व्यापार संघ थे। कब थे? 8वीं शताब्दी में थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। मारवाड़ी तो आज भी व्यापारी है। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल हैं। तो बनिया तो आप लोगों को पता ही होगा, बोहरा भी व्यापारी ही समुदाय है। वे दूर दूर तक लाल सागर से के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। तो हमेशा याद रखना, ये फैक्ट बहुत पुरानी समय से है। कपड़े और मसाले हम बहुत पुराने समय से बेच रहे हैं विदेशों में। और क्या मंगाते थे? सोना। कहाँ से? अफ्रीका से। और हाथी दांत। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से क्या मंगाते थे? मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि चीन से हम मसाले मंगाते थे, आप तुरंत कहोगे मसाले तो हम बेचा करते थे साहब, हम मंगाते नहीं थे, और आप गलत हो जाएंगे। चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी लाते थे हम लोग। क्या समझे? ये स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा कि हम क्या बेचते थे और क्या मंगाते थे? तो अफ्रीका से हम सोना लाते थे। हाथी दांत कहाँ से लाते थे? अफ्रीका से लाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। आप ये नोट करते रखिएगा। जिस दिन कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, उस दिन आकर यहाँ कमेंट करिएगा कि साहब मज़ा आ गया। आगे चलते हैं। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई बस गए थे। कौन सा पश्चिमी तट? ये अपना भारत है। इधर वाला जो तट है इसकी बात हो रही है। बम्बई, सूरत, पुणे। पुणे तो अंदर पड़ जाता है, वो पोर्ट नहीं है। गोवा, कर्नाटक, केरल, ये अपना पश्चिमी तट है। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में बेचते थे। इटली जो है वो पहले बीच में बैठकर इधर से उधर माल भेजा करता था। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, कौन कौन से मसाले? काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा, अभी हम ऊपर देखे थे, कौन सा बाजार था, कौन सा नगर था जहाँ सूती कपड़ा बढ़िया होता था? क्या वो उरैयूर था? यस और नॉट? भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। सीधे क्वेश्चन बनेगा, यूरोपीय भारत तक कैसे पहुंच गए, क्या कारण थे? उसमें एक कारण यह भी होगा कि यहाँ के मसाले बहुत बेहतर थे। दूसरा कारण यह भी होगा, यहाँ के सूती कपड़े बहुत मुलायम हुआ करते थे। ऐसे ही दो और एग्जाम को, दो और ऑप्शन होंगे और आपको सही टिक करना होगा। आपको क्या सर, आप हर जगह क्वेश्चन कैसे बना देते हो? क्योंकि मैंने पीवाईक्यू कम से कम 25 बार तो रटा ही है, देखा ही है, कितने वर्षों से प्रिपरेशन कर रहा था। आपको भी पीवाईक्यू में कहता हूँ ना, जब कुछ मन ना करे पढ़ने का, वो प्लेलिस्ट चालू करो, बस देख डालो। जितना प्लेलिस्ट उसको देखोगे आप, उतना आपके दिमाग की जो नसें हैं वो स्ट्रांग होंगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा हमारी लिमिट क्या है, हमें किस एरिया के अंतर्गत रहना है,
और ना कि पीवाईक्यू सिर्फ प्रीलिम्स के, मेंस के भी पीवाईक्यू देखो, जिससे आपको ये पता रहेगा आपको किस दायरे में रहना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो अथाह सागर है। वहाँ कुछ जगह आपको फोकस रहना है, कुछ जगह थोड़ा कम फोकस रहना है, कुछ को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। बाकी आपको मार्गदर्शन चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप आके कुछ भी पूछ सकते हो वहाँ टेलीग्राम पे मैसेज करके। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे बढ़ेंगे। तभी मैं कहता हूँ 6th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट वीडियो से लेकर आप पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा पूरी कहानी क्या चल रही है, क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, कहाँ से हमने शुरुआत किया था पाषाण प्राग ऐतिहासिक काल से। पहले चैप्टर में हमने शुरुआत किया था नर्मदा नदी के किनारे से, और आज हम कहाँ घूम रहे हैं, आज हम दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर घूम रहे हैं, कहाँ से कहाँ आ गए। तभी कहता हूँ आप देख नए हैं तो पहले वीडियो से देख कर आइए, पहला दूसरा तीसरा पूरा, और हम 12th तक पढ़ेंगे चल के। काबुल काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। ये थोड़ा लेट में बना, कब बना, 16वीं शताब्दी। अब हम काबुल पे आ गए। शुरुआत कहाँ की थी, नर्मदा नदी के, कब से, 1 लाख वर्ष पूर्व। हम 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज तक आ गए हैं। नर्मदा नदी से इंडस वैली सिविलाइजेशन से गंगा घाटी होते हुए दक्षिण भारत होते हुए काबुल पहुंच गए। जब पहला वीडियो था, आज इतने ज़्यादा वीडियो बन गए हैं, 16वां 17वां वीडियो होगा। मज़ा आ गया हिस्ट्री में पढ़ते हुए, जियोग्राफी पीवाईक्यू सब चल रहा है, आप मज़ा लीजिए बस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। कौन सा रेशम मार्ग, जो चीन से इधर जाता था और बीच में अपना प्यारा सा भारत होता था, जिसकी वजह से कनिष्क ने अपने क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया, क्योंकि कनिष्क उसी जगह कश्मीर में था जहाँ से रेशम मार्ग निकलता था। और आप हमारे रास्ते से जाओगे तो हम टैक्स तो लेंगे ही लेंगे भाई, वरना तो हमारे क्षेत्र में डाकू बहुत हैं, लूट लेंगे आपको। वरना आप हमारी सुरक्षा लीजिए और हमें थोड़ा सा कर देकर जाते जाइए। पढ़ के आए हैं हम लोग 6th क्लास के एनसीईआरटी में। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। तो घोड़ों का व्यापार भी होता था, रेशम मार्ग ही नहीं था, केवल रेशम नहीं जाता था, घोड़े भी जाते थे। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था। सिंपल क्वेश्चन आएगा, किस व्यक्ति ने यह बताया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता है? तो बेप्टिस्टे टेवर्नियर, जो उन दिनों में एक भारी भरकम जो उन दिनों एक भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से क्या क्या, काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। और ये बात 17वीं शताब्दी की हो रही है। 16वीं 17वीं शताब्दी हम आ गए हैं जब पुर्तगाल आ चुके हैं दक्षिण भारत में। अब चलते हैं नगरों में शिल्प। लाइक तो किया नहीं होगा अभी तक, हाँ क्यों करोगे, मोटिवेशन हमें मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से चीज़ें ले आएंगे, कोई बात। बीदर के शिल्पकार तांबे चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। लो, कथन कारण का क्वेश्चन तैयार। अब कथन कारण में क्या आएगा, कथन में आएगा बीदरी एक प्रकार का शिल्प है। कारण में आएगा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बीदर में शिल्पकारी प्रसिद्ध, ऐसा कुछ बना के आपके लिए दे दिया जाए। लेकिन कौन से शिल्पकार, तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए, ठीक है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार शब्दों पर पकड़िए, यहाँ पांचाल थे, यहाँ शालियार या कैकोलार जैसे बुनकर, ये लोग कौन थे दोनों,
चालियार या कैकोलार बुनकर थे? जैसे पूछा गया था पंजारा क्या थे? व्यापारी। वैसे सालियार और कैकोलार क्या थे? बुनकर। समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे, वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। सोचो, साफ करना कपास को, काटना, रंगना, ये स्वतंत्र व्यवसाय थे और वो भी इसमें विशेषज्ञता चाहिए होती थी, ऐसे ही कोई नहीं उठ के बना लेता था। अब आप देखोगे ये पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। यहाँ देखोगे आप शॉल का बॉर्डर है। शहरों के बदलते हुए भाग्य कैसे बदले देखो। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। आज आप तंजावुर को जानते हो? नहीं। अहमदाबाद को जानते हो? यस, जानते हैं, देख लो। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा रहा। तो मुर्शिदाबाद क्यों प्रसिद्ध था? रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में। वहीं 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, तो बंगाल की राजधानी भी बना मुर्शिदाबाद। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड को मीलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। तो मुर्शिदाबाद का आप नाम सुनते हो? नहीं सुनते हो, लेकिन कलकत्ता का नाम सुनते हो। तो समय के साथ जो शहर हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण नगर हैं, बहुत महत्वपूर्ण। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य देखते हैं। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य, ये बुर्ज का दृश्य देख सकते हो। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। आपको समझ में आ गया होगा अगर आप मेरे साथ पिछले 1 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? किले की दीवारों के निर्माण में गारे चूने से मसाले का प्रयोग किया गया था, यही स्टेटमेंट बनेगा। और आपको समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट सही है कि गलत, आपको लगेगा गारा चूना तो प्रयोग किया ही गया होगा, सीमेंट नहीं लगी होगी, गारा चूना लगा होगा। आप ये दिमाग लगाओगे, वहां क्या है? गारा चूना भी नहीं लगा है, आपस में फंसा कर गूंथा गया है। हम्पी क्या यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है या नहीं, ये आप स्टेटमेंट ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक किलाबंद नगर, किसने बताया है? ये विशेषता किसकी है, किसने बताई है? एक पुर्तगाली यात्री था, डोमिंगो पेज। तो पहले बात तो पता होना चाहिए डोमिंगो पेज क्या था? यात्री था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। किस शताब्दी में आया था? 16वीं शताब्दी में आया था। हम्पी नगर का वर्णन किया है इसने? यस, हम्पी नगर का वर्णन किया है। 4 चीजें तो यही हो गई। डोमिंगो पेज, पुर्तगाली यात्री, 16वीं शताब्दी, हम्पी नगर का वर्णन करता है। क्या कहता है? गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं है, बल्कि एक मजबूत राजगीरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। उसके भीतर उसी रीत से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। सिंपल आएगा। किसने हम्पी नगर के बारे में वर्णन किया है? नीचे लिखा होगा ह्वेनसांग, फायान, डोमिंगो पेज, अलबरूनी। आप कहोगे डोमिंगो पेज तो नहीं सुना, लेकिन फायान, ह्वेनसांग, अलबरूनी तो सुना है। इनमें से कोई होगा, समझ रहे हो आप?
और ऐसा होता है, एग्जाम में होता है। आप एग्जाम जो दिए होंगे वो कमेंट करें, ऐसा होता है। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों, नहरों निर्माण में काफी रुचि ली। विजयनगर पे कितने क्वेश्चन आए हैं, ये PYQ जो हमारे साथ कर रहे थे वह बताएं कितने क्वेश्चन आए हैं। मैंने बताया भी था तब कि भाई इतना सब कुछ पढ़ दो, पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ डालते हो, उतने क्वेश्चन नहीं आते जितने विजयनगर से आ जाते हैं। आप विजयनगर नहीं पढ़ते हो, छोटा सा है। आप PYQ देखिए जाके, जिससे आपको पता चलेगा आपको फोकस कहाँ करना है। कई लोग देख रहे हैं, आप भी देखिए। विजयनगर के शासकों ने जलाशयों, नहरों के निर्माण में काफी रुचि दिखाई। माल देवी नदी, आपको पहले पता था इसका नाम? नहीं। के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। अनंत राज सागर जलाशय किस नदी पर है, किसने बनवाया, किन शासकों ने बनवाया, का निर्माण हुआ? कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु, नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। कृष्णदेव राय पे 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार आप PYQ उठाकर देखिए, विजयनगर साम्राज्य और कृष्णदेव राय पर कितने क्वेश्चन आए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप पहुंचेंगे PYQ की प्लेलिस्ट में और उसको सेव करके रखेंगे। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ, आप देखो ये रथ है, हम्पी में है, विट्ठल मंदिर का है, पत्थर आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारी रथ आपको दिख रहा होगा जिसमें पहिए लगे हुए हैं। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। तो मेहराब भी मिल गया आपको, गुंबद भी मिल गया, स्तंभ भी मिल गए, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चिट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। विजयनगर साम्राज्य का पुर्तगालियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 प्रीलिम्स, कृष्णदेव राय ही उसका आंसर था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। देवदासियां, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर यहाँ पड़ा, विरूपाक्ष मंदिर यहाँ आ गया। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा, प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। अनेक स्तंभ वाले, ध्यान रखिएगा। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी पंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था, अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था, वहीं विराजमान राजा नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता। हुआ क्या फिर? 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, अभी हम ऊपर मैप में आपको दिखाए थे कि शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय हो गई और हम्पी का विनाश हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा था, हम्पी क्या यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, यस और नॉट? सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। आज मुंबई बहुत फेमस है, किसी समय सूरत बहुत फेमस हुआ करता था। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंबात, और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुझ की खाड़ी से लेकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो पश्चिम का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिमी एशिया का जो भी था वहाँ से व्यापार करने के लिए मेन पोर्ट हुआ करता है। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि यहीं से लोग हज यात्रा के लिए मक्का जाया करते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों, धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों के कारखाने और मॉल गोदाम थे। तीनों के थे, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेज इतिहासकार
ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन किया है। तो जैसे भी किसी पर्सन का नाम आए, किसी प्लेस का नाम आए, किसी लिटरेचर बुक मैगजीन का नाम आए, आपको तुरंत नोट डाउन करके रखना है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। सूरत का वर्णन किसने किया? ओविंगटन ने। हम्पी का वर्णन किसने किया था? डोमिंगो पेज ने। ठीक है। करते हुए लिखा, किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। इतना प्रसिद्ध था। ये देखो प्यारा सा शब्द जो कि आ चुका है एग्जाम में, 2022 में आया था या 2023 में, हुंडी। गजब का क्वेश्चन, सीधे सीधे एनसीईआरटी से आता है, फिर भी हम इधर उधर भागते रहते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते ढंग से। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए सूरत प्रसिद्ध था? सूरत के वस्त्र अपने जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्राम गृह भी बनवा रखे थे। वहाँ भव्य भवन थे, असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। तो लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी क्या होता है? हुंडी एक दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि की प्राप्ति की जा सकती। सिंपल एक कागज है, मैंने उस पर लिखा कि इन्हें 1000 रुपये दे देना, नीचे मेरी साइन है, जय मिश्रा, लखनऊ। आप इसको ले जाकर दिल्ली में किसी व्यक्ति को दिखाएंगे, वो एक कागज रख लेगा, आपको 1000 रुपये दे देगा। सिंपल सी बात है। तो आ चुका है कि नहीं हुंडी? कैसे पता? पीवाईक्यू देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना विस्तार से चल रहा है। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधोपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे, कारण भी पूछे जा सकते हैं। क्या कारण था कि सूरत का अधोपतन प्रारंभ हुआ? तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लिया गया था और बम्बई, आज का मुंबई, प्रतिस्पर्धा करने लगा था, क्योंकि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय यहाँ स्थापित कर लिया था। आज भी सूरत एक वाणिज्यिक केंद्र है, लेकिन मुंबई से थोड़ा सा कम ही उसका नाम है। मुंबई इसलिए भी फेमस हो गया क्योंकि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहने लगे। अब आते हैं मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। जोखिम भरा दौर, मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम किस नदी के ऊपर है? पहला नाम कृष्णा नदी के डेल्टा पर। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। तो पहले तो नदी का नाम याद रखो। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वहां आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया। ये किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। सूरत में कौन कौन थे? तीनों थे। कौन कौन थे? पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, अंग्रेज भी थे। और यहाँ कौन कौन था? यहाँ हॉलैंड के लोग थे और इंग्लैंड के लोग थे। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ड। गुमास्ता क्या होता है? गुमास्ता अगली बार आ जाएगा, हुंडी इस बार आया था। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को गुमास्ता कहते थे। अब पर्सन आ गया, तो विलियम मेथवर्ड कौन थे? तो एक गुमास्ता थे, यानी प्रभारी अधिकारी थे। 1620 में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है इन्होंने। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन था। किसका मुख्य पत्तन था? गोलकुंडा। अभी मैंने ऊपर गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर, बेरार बताया था, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। समझ रहे हो विलियम मेथवर्ड को?
एक छोटा सा नगर है, घना बसा है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ है। अब आप देखो, एक इनका ये विस्तारित ये बता रहे हैं, एक ने हम्पी का के बारे में बताया था, एक ने सूरत के बारे में बताया था, तीनों में क्या अंतर है? इसको कितना खराब बताया जा रहा है। आप देखो, चार दीवारी के बिना है, खराब तरीके से बना है, ना ही यह अच्छी जगह पे स्थित है और इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लंगर पड़ने शुरू हो गए, व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। क्योंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके निवास स्थान का बढ़िया स्थान है, व्यवस्था होती है, ठीक है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। सिंपल क्वेश्चन आएगा, किन शासकों ने गोलकुंडा में कपड़ों, मसालों, अन्य चीज़ों पर शाही एकाधिकार लागू किया था? तो कुतुबशाही शासक। कहाँ से रिलेटेड थे? गोलकुंडा। जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धिशाली बना दिया। मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली। उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में स्थापित कर लिया। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं, जब हम पढ़े थे मुगल साम्राज्य। अब देखो, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी नहीं लड़ा रही थी यहाँ के लोगों को, ये महाराज सूबेदार मीर जुमला जो थे, वह हॉलैंड वासी और अंग्रेजियों को आपस में ही लड़ा रहे थे, ठीक है। सब अपने समय पर चौका चक्का मारते हैं। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या खड़ी हो गई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई यानी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई यानी मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और इस तरह इसका पतन हो गया। नए नगर बने और व्यापारी आए। अब नए नगर कौन कौन से थे? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाला और कपड़ा की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। हॉलैंड वासियों, फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफ्फूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। स्टार्टिंग में तो मुकाबला कर लिया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई सब पर अपना धंधा शुरू कर दिया। इन शिल्पों पर बहुत विस्तार हुआ, रूप, रंग, डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत हो गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों को स्वतंत्रता घटने लगी। क्यों घटने लगी? शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। यानी पहले ही रुपये दे दिए गए थे कि भाई लो, मुझे 1 साल तक कपड़ा देते रहना। तो इनकी मजबूरी है कि इनको ही बेचना है। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब ये दूसरे को बेच नहीं सकते थे। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ। आज भी प्रमुख महानगर है। शिल्प वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर, सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। करंट अफेयर्स में कोलकाता के फोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कलकत्ता के फोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल में करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा।
18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी 8th क्लास में होगी। हम करंट अफेयर्स भी आपका साथ साथ में पूछते रहते हैं। कौन सा कलकत्ता का फोर्ट है जिसका नाम बदल कर कुछ और रख दिया गया है? बम्बई की एक सड़क देखी है ये, ऐसा था पहला बम्बई। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस आ गया फाइनली वास्को डी गामा। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। समझो कितना खतरनाक होगा। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी नाविक सब ने इनका अनुसरण किया और बातें की, अनुसरण और आ गए। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पहुंच गए। कहाँ? अमेरिका में। उसको लगा पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। तो 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंच गया। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा कि वेस्ट का इंडीज, इंडीज मतलब इंडिया। इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। आज भी दक्षिण अमेरिका के कई जगह ऐसी हैं जहां यूरोपियों का बेस है। आप नाम जानते होंगे। आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसे तैयारी करेंगे? आप अगर ये सब फिल करते होंगे, पढ़ते होंगे, जो कि आपका मन नहीं करता होगा, अगर फिल करते होंगे तो आप प्लस में रहेंगे, वरना आप थोड़ा सा माइनस में रहेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है करना। अगर आप कहेंगे तो मैं ही पढ़ के थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर कर दिया करूँगा। कल हम पढ़ेंगे जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। लाइक कमेंट कर ही दिए होंगे। अभी बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए एडिट करके लाइक वगैरह लगानी पड़ती है। कमेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। लाइक शेयर कर ही दिया होगा। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।